हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है मिर्ज़ापुर की वेबसाइट डिज़ाइन। ये है वो मिर्ज़ापुर की वेबसाइट जिसका वेब प्रीव्यू मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था और हम लोग इस तरह की वेबसाइट आज बनाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो जो टॉपिक हमने कवर किया है उन सब की नॉलेज को इस वीडियो के अंदर, इस वेब वीडियो के अंदर, इस वेब डिज़ाइन के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे। प्लस इसके अंदर हम देखेंगे कि HTML के अंदर की फ्रेम एनिमेशंस क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग अगर वीडियो को एनालाइज करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं। हम एक वेब बैकग्राउंड के अंदर वीडियो यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको हम लोगों ने नियॉन या फायर इफेक्ट दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड इमेजेस यूज की गई है फायर रिंग के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स यूज किया है मिर्जापुर के करेक्टर्स की और उनको एक एनिमेशन इफेक्ट दिया गया है HTML CSS के की फ्रेम्स के थ्रू। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर वीडियो। लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस तरीके का फायर रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या है इसको यूज करने का, लेट्स सी दैट। आप किसी भी फ्री वेबसाइट्स में चले जाएंगे जैसे कि पिक्सावे है, यहाँ पे आप चले जाएंगे पेक्सल्स में। यहां से आपने ढूंढना है फायर रिंग को। फायर रिंग, यहां पे भी आप फायर रिंग या फायर लिख दें तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर कैच ये है कि जो आप लोगों ने वीडियो यूज करनी है ना, वो वीडियो ग्रीन स्क्रीनिंग वाली होनी चाहिए। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों वो मैं ग्रीन स्क्रीनिंग वाली बता रहा हूँ। इसके अलावा और वेबसाइट्स है जैसे वेबटीजी है, उसके अंदर से आपको रिंग मिल सकता है जो उनके फ्री वर्जन है। रीजन ग्रीन स्क्रीनिंग वाला आपने क्यों यूज करना है, उसका रीजन ये है कि जिस तरीके से हमारे पास इमेजेस दो किस्म की होती है, JPG और PNG। JPG इमेज होती है जिसके अंदर कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है और ये लॉसफुल होती है। मीन्स कि जैसे जैसे हम इसका साइज स्मॉल करते जाएंगे ये पिक्सेलेट हो जाएगा, इसके अंदर से पिक्सेल्स कम हो गए और एक पॉइंट आएगा ये ब्लरी हो जाएगा। यानी कि हम JPG के साइज ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। PNG इमेज ट्रांसपेरेंट इमेज होती है। ट्रांसपेरेंट इमेज से मुराद क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सिर्फ उसके ऊपर फोकस होता है और पीछे वाली चीजें गायब होती है। ट्रांसपेरेंट होता है, वहां पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने क्या करना होता है, वीडियो के अंदर ये चीज अचीव करनी होती है कि हम लोगों को PNG टाइप कोई चीज मिल जाए कि जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा सामने रहे, जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाए, लेकिन उसके पीछे हम लोग बैकग्राउंड अपनी मर्जी के सेट कर सके। तो इस चीज को अचीव करने के लिए आप ग्रीन स्क्रीनिंग यूज करते हो। आपने वीडियो कुछ ऐसे ढूंढनी है जो इस तरीके से दिखे जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव कर सके। जो सेकंड थिंग मैंने यूज की वो ये थी कि इसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। उसके लिए मैंने टिकटॉक में सॉफ्टवेयर यूज किया, कैपकट, जो कि बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया अपनी वीडियो को कैपकट के अंदर। इस वीडियो को टाइमलाइन के अंदर ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वीडियो को पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर दें। सेकंड तरीका ये है, ये जो प्लस आइकन आपको नजर आ रहा है ना, इसको क्लिक कर दें। ये ऑटोमेटिकली आपकी मेन टाइमलाइन के अंदर ऐड हो जाएगी। सेकंड स्टेप हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने इसका ग्रीन कलर जो है वो इरेज करना है। इरेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिमूव बैकग्राउंड को। मेक श्योर कि आपने वीडियो पर क्लिक किया हो, क्योंकि जब आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तब ही ये ऑप्शन शो होगी, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, वरना ये शो नहीं होंगे। अब आपने सेकेंडली क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमेशा आपने ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। स्क्रीन को रिमूव करने के लिए जो लफ्ज यूज होता है उसको बोलते हैं क्रोमा की। अब आपने क्या करना है, क्रोमा की को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये कलर पिकर आपने चूज करना है। कलर पिकर को चूज किया, आपने जो भी कलर रिमूव करना है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे मेरा मैक्सिमम ग्रीन कलर रिमूव हो रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरी जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुकी है। अब हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो गई है और एक ब्लैक बैकग्राउंड आ गई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारी वेब की बैकग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई सॉलिड कलर आपने दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक दे दिया, रेड दे दिया, येलो दे दिया, कोई भी दे दिया कलर, हम लोग उसकी एक लेयर बना के इसके बैकग्राउंड में डाल दें।
एक तो ये काम कर सकते हैं। वैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हम लोग क्या वाकई में इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने एक फोल्डर में जाऊँगा, इसके अंदर कोई बैकग्राउंड डाल देते हैं, इसके अंदर मैं कोई इमेज डाल देता हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गई हुई है। ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गई हुई है। तो मैंने एक फोटोज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद सर्कल से पीछे रख दिया। जो फायर की लेयर है अगर वो ट्रांसपेरेंट ना होती, ये पीछे वाली इमेजेस आपको दिखनी ही नहीं थी। आपको ये सर्कल के अंदर और साइड में कुछ भी नहीं दिखना था, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बन गई हुई है इसलिए दिख रहा है। यही वजह है, इस पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट कैपकट दे रहा है, अदरवाइज ये रिमूव हो चुकी हुई है। अब हम लोग अगर इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना यहाँ से, तो ये हमारी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी। लेकिन सेव होने का मसला पता क्या आएगा, वहां पे मसला ये आएगा, ये एक बैकग्राउंड देगा तो हमारी वीडियो है वो उसको इस तरीके का बना देगा। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने मिर्जापुर की वेबसाइट में देखा था कि इसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड के अंदर एक वीडियो चल रही है, और जबकि ये यहाँ से ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, और इसके अंदर से इमेजेस शो हो रही है। तो ये चीज कैसे अचीव करेंगे हम लोगों ने ये देखना है। इसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो को, हमें इशू क्या फेस करना पड़ेगा, वो ये इशू फेस करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो ब्लैक बैकग्राउंड है ना वो इंटैक्ट रहेगी, हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। तो ट्रांसपेरेंसी को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फायर रिंग की एक स्प्राइट शीट बनाएंगे। अब सवाल आपका यहाँ पे ये बनता है, स्प्राइट शीट क्या होती है। सेकेंडली, क्यों ना कोई ऑनलाइन स्प्राइट शीट ही डाउनलोड कर ले फ्री एसेट्स की। द थिंग इज कि आपको ऑनलाइन अपनी मर्जी की स्प्राइट शीट मिलती नहीं है। अब ये जो फायर रिंग है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था एज कम्पेयर टू अदर फायर रिंग्स, और सेकेंडली मुझे वैसी स्प्राइट शीट नहीं मिल रही थी जिस तरह के मुझे रिंग चाहिए था। उसके अंदर क्या मसला आ रहा था, उसके अंदर पिक्सेलेटेड चीजें आ रही थी, तो मुझे पिक्सेलेटेड नहीं चाहिए, मुझे एक शार्प इमेज चाहिए थी। तो मैंने इसलिए इस फायर रिंग को यूज किया और उसकी स्प्राइट शीट बनाने लगा। ये स्प्राइट शीट वाला जो काम है आप 2D गेम डेवलपमेंट में भी स्प्राइट शीट यूज करते हो। 2D गेम डेवलपमेंट बनती ही स्प्राइट शीट्स के थ्रू थी। चलिए लेट्स मूव ऑन कि किस तरीके से हम लोग इस वीडियो को स्प्राइट शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपको जो सर्कल मिले, जो आउटपुट मिलेगी ना, वो आपको विड्थ में ज्यादा मिलनी है। ठीक है, विड्थ में ज्यादा मिलनी है। आपने क्या करना है, क्योंकि आपका एक सर्कल है तो मैं चाहता हूँ मेरी डायमेंशन सेम रहे, विड्थ और हाइट सेम रहे, तो इसको एक प्रॉपर स्क्वायर बनाऊंगा मैं, प्रॉपर स्क्वायर बनाऊंगा। और सेकेंडली मैं मेक श्योर होगा मेरा बहुत हाई रेज की इमेज बनेगी। मुझे बहुत हाई रेज की वीडियो नहीं चाहिए, मुझे ऑप्टिमाइज्ड वीडियो चाहिए जिसके अंदर ग्राफिक थोड़े रिड्यूस हो, और उन रिड्यूस्ड ग्राफिक्स में से मैं अपना सर्कल बनाऊं। तो सबसे पहले आपने इस वेबसाइट में आ जाना है इजी जिफ के नाम से। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग करेंगे कि अपनी वीडियो को कन्वर्ट करेंगे जिफ के अंदर। ठीक है, जिफ से बेसिकली हम लोग जो है स्प्राइट शीट बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग फाइल को अपनी अपलोड कर देंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ से पाथ को कॉपी कर लूंगा और अपनी वेबसाइट में जाऊंगा, और यहाँ पे चूज फाइल करने के बाद पाथ में क्लिक कर दूंगा। जब मैंने पाथ में क्लिक कर दिया तो यहाँ से जो फायर रिंग की MP4 है मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। पहले नाम चेक कर ले कि सेम नाम ही है ना, फायरिंग MP4 जी, फायरिंग MP4। यहाँ पे ओपन कर लूंगा। जब ओपन कर लूंगा मैं तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। मैं कन्वर्ट टू जिफ कह रहा हूँ। पहले बेसिकली अपलोड हुआ है और अब ये कन्वर्जन का कह रहा है। कन्वर्जन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्रॉप कर लूंगा। क्रॉप करके मैं इसको बनाऊंगा 1x1 का। 1x1 बोलते हैं स्क्वायर, जिसमें हाइट और विड्थ सेम होती है। तो यहाँ से ये ऐसे, यहाँ दोनों चीज़ों, क्योंकि मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए मैंने 1x1 का किया। इस स्प्राइट शीट को यूज करना है अपनी कोडिंग के अंदर, अपनी CSS फाइल के अंदर, तो मुझे डायमेंशंस कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो यहाँ से मैं क्रॉप कर लूंगा। तो जैसे ही क्रॉप किया मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड में चला जाऊंगा। ऑप्टिमाइज,
और यहाँ से मैंने जितना रिड्यूस करना होगा कंप्रेशन लेवल रिड्यूस कर सकता हूँ। कम से कम का मतलब है ज़्यादा शॉर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है पिक्सेलेट होता जाए। 200 का मतलब है पिक्सेलेट ज़्यादा कर दो, और 5 का मतलब है ज़्यादा क्रिस्प, ज़्यादा शार्प कर दो। तो जिस तरीके का आपको चाहिएगा उसके मुताबिक आप अपनी इस वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस केस में क्या किया है, मैंने आपको जो डेमो दिखाया है उसमें मैंने सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन वीडियो ली है। उस वीडियो को मैंने इजी जिफ के अंदर आके अपलोड किया ताकि मैं उसको कन्वर्ट कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि उसका साइज सेम रहे। दूसरा, मैंने उसको सेम साइज करने के लिए उसको 1:1 रेशो देने के लिए उसको क्रॉप किया, और फिर जब वो क्रॉप हो गया तो मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया कि मुझे लोअर फ्रेम्स चाहिए। तो जब ये काम आप कर लेंगे, आपने कैपकट में जाना है, कैपकट से इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको एक ब्लैक वीडियो मिल जाएगी, इस तरीके की वो वीडियो दिखेगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रीन प्रोसेस में अप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट ब्लैक वीडियोस में ये प्रोसेस को अप्लाई कर दो। ठीक है, उससे मेरे पास अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगी, यहाँ इस तरीके का जिफ की फायरिंग मिल जाएगी, यहाँ ब्लैक फायरिंग मिल जाएगी। अब बेसिकली मैंने बनानी है ट्रांसपेरेंट इमेजेस। ट्रांसपेरेंट इमेजेस बनाने के लिए अगर मैं इसमें जाऊँ ना, तो इसके अंदर इशू ये आएगा कि यहाँ पे ना ग्रीन कलर इसके फायर के अंदर भी यूज हो रहा है, तो वो ओवरलैप करेगी। जब मैं रिमूव करूंगा ग्रीन स्क्रीन को इमेजेस के प्रोसेस में, तो वो क्या करेगा, वो ग्रीन ये फायर के इफेक्ट को खराब कर देगा। तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर के ऊपर काम किया, और मैं ब्लैक कलर को ही रिमूव करूंगा बाकी सारी अपनी स्प्रेडशीट के इमेजेस के लिए। कि हम लोगों ने ब्लैक फायर को जिफ बना लिया हुआ है। अब हम लोग इस जिफ को कन्वर्ट करेंगे स्प्राइट शीट के अंदर। अब आप ये देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। इजी जिफ के अंदर ही एक ऑप्शन होती है इजी जिफ, और इसके अंदर ऑप्शन होती है जिफ टू स्प्राइट शीट कन्वर्टर, स्प्राइट शीट। ठीक है, आप वीडियो को डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको पहले वीडियो को जिफ बनाना पड़ता है और जिफ को फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं इधर आया हूं, मैंने इजी जिफ को यूज किया है, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल को अपलोड कर दूंगा। जो ब्लैक फायर वाली मैंने जिफ बनाई है, ब्लैक फायर जिफ, इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद ना ये मुझे ना स्प्रेडशीट बना देगा। अभी हमारे पास स्प्रेडशीट आ चुकी है जो कि पीएनजी फॉर्मेट में है, ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में है। बेसिकली उस कलर को, ट्रांसपेरेंट को कोई ना कोई कलर दे रहा होता है जिसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ग्रीन क्रोमा वाली वीडियो ली है,
उसको ट्रांसपेरेंट किया, ट्रांसपेरेंट करने से हमें ब्लैक MP4 मिली हमें, हमने उसको कन्वर्ट किया जिस के अंदर, जिसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर स्प्राइट शीट बना दिया। जब हमने स्प्राइट शीट बनाई है उसके अंदर से हम लोगों ने ब्लैक कलर को रिमूव कर दिया है और हम लोगों को वो PNG मिल गई है। PNG का मतलब है कि उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड होगी वो हमें दिखेगी। तो लेट्स मूव इनटू आवर कोडिंग साइड। सबसे पहले हम लोग दो फाइल्स बना लेंगे, एक HTML डॉट, एक index.html की index.html और दूसरी हम लोग फाइल बना लेंगे style.css, style.css। अब हम लोग इस सारी फाइल्स को, इस पूरे फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे VS कोड के अंदर और इस तरीके से हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो लेट्स मूव ऑन विद आवर index.html। यहाँ से हम लोग वही HTML5 करेंगे, यहाँ से ऑप्शन जो दिखेगी उसको क्लिक करेंगे, हमें HTML5 का बॉयलर कोड मिल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग style.css के अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो बेसिक्स है उनको सेट करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते होते हैं, एस्ट्रिक का साइन, यूनिवर्सल सिलेक्टर जिसे बोला जाता है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले रिमूव करते हैं पैडिंग को, पैडिंग और मार्जिन। आप reset.css को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए यूज करूँ ताकि कोड बहुत लेंथी ना हो जाए और आप लोगों को जो चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो इजीली एक्सप्लेन हो जाए। रूट, यहाँ पे मैं रूट यूज करूंगा और हम लोग क्या करने लगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे BG के नाम का जिसका कलर कोड है 252121। ये ब्लैक और ग्रे से मिलता जुलता कलर है, मतलब डिफरेंट कलर अप्लाई करने के बाद इसको शॉर्ट लिस्ट किया इस कलर को। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी बॉडी को यही कलर जो है दे देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी में बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखने के बाद हम लोग var का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, BG का वेरिएबल जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को बैकग्राउंड में कलर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको हाइट 100 VH देना जरूरी है। 100% कर देते हैं इसको। ओवरफ्लो, हम लोग नहीं चाहते कि बॉटम में और राइट में स्क्रॉल बार्स दिखे, तो यहाँ से हम लोग ओवरफ्लो को हिडन कर देंगे और इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। अब हमारे पास बॉडी जो है वो सेट हो चुकी है। लेट्स सी कि हमारी बॉडी अब इसमें दिखती कैसी है। उसके लिए हम लोग अपने फोल्डर में जाएंगे और index.html को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फाइल खुलेगी वो इस तरीके से खुलेगी। हमें क्यों कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हम लोगों ने style.css में को इंक्लूड नहीं किया, तो style.css को इंक्लूड कर लेंगे। तो उसको इंक्लूड करने का तरीका बड़ा सिंपल है, यहाँ से लिंक बना के इंक्लूड हो गया। अब दोबारा रिफ्रेश करते हैं और ये हम लोगों को इस तरीके का दिखने लगेगा हमारा HTML का पेज। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके अंदर सेक्शंस बनाने हैं। सेक्शंस बनाने हैं लेफ्ट और राइट का, एक जगह में टेक्स्ट रहेगा, दूसरी जगह में हमारा फाइलिंग और एनिमेशन है। अच्छा, बॉडी के अंदर ना हम लोग फॉन्ट फैमिली भी देंगे। फॉन्ट फैमिली मैंने जो दिया है वो है ओपन सैंस सेरिफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे HTML के अंदर। HTML के अंदर एक तो हम लोग मेन लिख देंगे, MAIN मेन, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने दो चीज़ें बनानी है, बेसिकली दो कॉलम्स बनाएंगे लेफ्ट और राइट का। तो पहले जो है डिव बनाएंगे, डिव को नाम दे देंगे, ID दे देंगे कंटेंट का, जिसके अंदर सारा हमारा टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट आएगा। और दूसरा हम लोग दे देंगे स्प्राइट का नाम, स्प्राइट का नाम दे दिया। अच्छा, इन दोनों के अंदर हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे और वो रैप होता है। जब मल्टीपल एलिमेंट्स, जब आपने एक सेक्शन बना दिया कि इसके अंदर सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड आएगा और फिर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स रखने हैं, तो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए रेकमेंडेड ये होता है कि आप उसके अंदर कोई ना कोई रैप बनाएं। अगर रेकमेंडेड नहीं भी है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप रैप ज़रूर बनाया करें, उससे ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे डिव करके मैं वैसे एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से कंटेंट अंडरस्कोर रैप। सिमिलरली मैं रैप बना दूंगा स्प्राइट का। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि आई बिलीव कि कॉपी पेस्ट से स्पेलिंग के मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कंटेंट बना दिया, स्प्राइट बना दिया। अच्छा, ये जो दो डिव बनाया ना हमने, मैं इस वाले डिव को 60% दे दूंगा विड्थ और इस वाले डिव को मैं विड्थ दे दूंगा 40% की।
तो मैं सबसे पहले कंटेंट में गया हूँ, यहाँ से मैंने आईडी को लिया है, आईडी के बाद मैंने कंटेंट लिखा है, कंटेंट लिखने के बाद मैंने विड्थ लिखा है, इसको हम लोग 60% दे देंगे और दूसरे को हम लोग स्प्राइट को दे देंगे 40%। इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने स्प्राइट लिख दिया और यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया। अब इससे क्या हुआ है कि हमारे कंटेंट को और स्प्राइट को विड्थ मिल गई है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेन है ना, मेन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देनी है। इसकी सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ये आ जाएगी कि इसको पोजीशन रिलेटिव कर दो, नहीं भी करना हो तब भी चलेगा, करना है तब भी चलेगा। तो सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव कर दो इसको। दूसरा, इसको विड्थ और हाइट दे दो 100%, विड्थ भी इसको मैं 100% देने लगा हूं। जब मैंने ये दोनों काम कर ली है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये डिव का एक ब्लॉक बनेगा, ये एक डिव आएगा, फिर उसके नीचे दूसरा डिव आएगा। देखिए मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं एक ही रो के अंदर दोनों डिव आए। एक रो में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स का। इससे क्या होगा, जो कॉलम पहले आपस में स्टैक फॉर्म में आ रहे थे, पहले एक ऊपर आ रहा था फिर नीचे आ रहा था, तो अब वो क्या करेंगे, एक ही रो के अंदर दोनों आ जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, पहले कंटेंट ऊपर आ रहा है, स्प्राइट नीचे आ रहा है। अब क्या होगा कि कंटेंट और स्प्राइट दोनों साथ ही साथ एक ही रो के अंदर आएंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने कंटेंट के अंदर 3 चीजें लेके आनी है। पैराग्राफ ओपन करेंगे, पैराग्राफ बंद करेंगे। सिमिलरली H1 ओपन करेंगे, H1 बंद करेंगे, फिर पैराग्राफ ओपन करेंगे और पैराग्राफ क्लोज कर देंगे। पहले पैराग्राफ को मैं क्लास दे दूंगा कंटेंट अंडरस्कोर सबटाइटल, ठीक है। दूसरे को मैं क्लास दे दूंगा टाइटल की, यहां पे टाइटल लिख देते हैं। और तीसरे को मैं क्लास दे दूंगा डिस्क्रिप्शन की, DSCRIPTION, डिस्क्रिप्शन की। पहले के अंदर लिख देंगे हम इंस्पायर्ड बाय, और दूसरे के अंदर हम लिख देंगे टाइटल के अंदर मिर्जापुर, और तीसरे के अंदर मैंने जो है वो टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ है और मैं पेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। और ये IMDb से टेक्स्ट लिया हुआ है मैंने 3 चीजें की है। लेफ्ट अपने कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर एक मैंने सबटाइटल बनाया है जिसको मैंने इंस्पायर्ड बाय लिख दिया जिसके अंदर, फिर मैंने H1 का टैग लिया जिसके अंदर मिर्जापुर लिख दिया, फिर मैंने और तीसरा मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन का जिसके अंदर मैंने IMDb से उठाया हुआ डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब ये दिख कैसे रहा है, जरा देखे तो सही इसको, ठीक है। अभी ब्लैक कलर है, अब हम लोग इनको कलर्स देने लगे हैं। हम लोग बॉडी में कलर दे देंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं वाइट, जो एक्सट्रीम वाइट है हम वही दे देंगे और वो होता है FFF। और यहाँ पे ओवरफ्लो के नीचे BG करके, सॉरी कलर करके वार का वेरिएबल, और यहाँ पे लिख दिया वाइट, तो हमारे पास कलर आ जाएगा वाइट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना है, अच्छा ये प्रॉपर्टी ओपन सेंस की सही से अप्लाई नहीं हुई, तो इसको मैं कोड को एक जगह से कॉपी किया, पेस्ट किया। अब चेक करते हैं क्या हो रही है अप्लाई। ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा था कहीं ना कहीं पे। तो ओपन सेंस, ये वही प्रॉपर्टी है ओपन सेंस और सेंस सेरिफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कलर दे देंगे सबटाइटल को, टाइटल को और अपने डिस्क्रिप्शन को। तो सबसे पहले मैं सबटाइटल को उठा लेता हूँ, सबटाइटल की प्रॉपर्टीज को मैं अप्लाई करता हूँ। सबटाइटल लिखा है यहाँ पे, पेस्ट किया बेसिकली, और ये क्लास है तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज में दे दूंगा इसको तकरीबन 20 पिक्सल का, और मैं फ़ॉन्ट को बोल्ड कर दूंगा। फ़ॉन्ट वेट को मैं फ़ॉन्ट वेट WEIGHT फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, और इसको मैं कलर दे दूंगा ग्रे कलर दे दिया। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैंने ना अपनी रिसर्च की हुई है, तो मैंने कुछ ग्रे के कलर है शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो वही कलर मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मुझे ग्रे की शेड्स चाहिए होती है, और वो याद भी हो गए हुए हैं मुझे,
तो जब कोई मुझे डेवलपर या डिजाइनर कोई कलर नहीं देता, मैं यही कलर्स यूज करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो मैं लिखता ऐसे हूँ कि हाइफन ग्रे शेड 1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैश ई फिर ई। इसी तरीके से शेड 2 और शेड 2 जो है उसके अंदर आ जाएगा डी। इसी तरीके से शेड 3 है और मैंने इसको नाम दिया हुआ है सी, ये कलर है। इसी तरीके से 4 है, इसके अंदर बी और बी आ जाएगा। इसी तरीके से 5 और इसके अंदर आ जाएगा 9A। फिर 6th कलर में आ जाओ, 6th कलर में आ जाएगा 6th कलर में आ जाएगी शेड 999। फिर 7th में आ जाएगी 666। फिर 8th शेड में आ जाएगा 333। ये मैंने 8 शेड्स निकाली हुई है। 1 जो है वो सबसे लाइटर है, ये उससे डार्कर, फिर डार्कर, फिर डार्कर, 8 इन सबसे डार्कर। तो लेट्स अप्लाई और चेक करते हैं कि किस तरीके से दिखती है ये। तो ग्रे शेड 1 मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये किस तरीके से दिखता है। वही पैटर्न, वार और पेस्ट। ये काफी लाइटर है, ये वाइट से मिलता जुलता है। ऐसी शेड जो ग्रे से वाइट की तरफ जा रही हो, ये वो शेड है। लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 6 की। ये देखिए ये डार्कर है। अगर मैं आपको 7 दिखाऊं, ये उससे भी डार्कर है। ये देखिए ये उससे ज्यादा डार्कर है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 6 शेड। अब हम बात करते हैं नीचे वाले टाइटल की। यहां से मैंने टाइटल को कॉपी कर लिया, कॉपी को मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया और पेस्ट करने के बाद मैंने इसको सबसे पहले फॉन्ट साइज दे दिया। फॉन्ट साइज में इसको दूंगा कोई 150 पिक्सल्स का। फिर मैं इसको लाइन हाइट दूंगा। लाइन हाइट मैंने इसको दे दी कोई 1.2 की। 1.4 मैं अक्सर कहता हूँ क्योंकि ये फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने 1.2 की दी है। और मैं यहाँ पे मैं इसको कलर दूंगा वाइट की शेड। यहाँ पे वाइट नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे बेसिकली मैं एक ऊपर कलर बनाऊंगा और वो लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं वाइट भी बना देता हूँ। वाइट यानी प्योर वाइट यानी FF यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है वाइट का। तो यहाँ पे मैं वाइट नहीं बनाऊंगा, मैं वाइट की एक शेड बनाऊंगा। इसको कह देंगे हम वाइट शेड 1 और इसको मैं दे दूंगा F5। ये वाइट से ग्रेइश की तरफ या येलो की तरफ जाती हुई शेड होती है। तो मैंने सबसे जो प्योरेस्ट है उसको वाइट ही रहने दिया है, जो FF होता है। और यहाँ पे मैं कॉपी कर दूंगा इस वाइट शेड 1 को। तो यहाँ पे आके मैंने कॉपी कर दिया वाइट शेड 1। तो इस तरीके से मुझे मेरा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इंस्पायर्ड बाय, फिर उससे बड़ा H1 टाइटल 150 का आ जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक तो मैं इसका फॉन्ट साइज सेम रहने दूंगा। फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट 16 होता है, वो रहने दे देगा। और इसके अंदर जो मैं शेड दूंगा ना, वो ऊपर अपने सब टाइटल से थोड़ी सी डार्कर दूंगा। तो मेरे पास थोड़ी सी डार्कर जो है 7 है। ये देखें ये डार्कर ग्रे हो जाती है। अगर मैं आपको 8 दिखाऊं, ये ब्लैकिश की तरफ चली जाती है, बहुत ज्यादा डार्क मर्ज हो रही होती है ब्लैक में। तो इसकी रीडेबिलिटी का मसला आता है, तो मैं 7 दूंगा इसलिए। तो इस तरीके से मैंने 7 दे दिया इसको। और हम इसको मार्जिन टॉप भी दे देंगे, मार्जिन टॉप। और टॉप में मैं 20 पिक्सल्स कर दूंगा कि ऊपर से थोड़ा सा नीचे दिखे, क्योंकि जुड़ा हुआ टेक्स्ट ना दिखे। एसेट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर ये मैंने शेड्स की भी दी हुई है, जहां से मैंने रिसर्च करके अपने पास शेड्स रखे हुए हैं। या आप देख सकते हैं कि कलर पैलेट लाइटर से डार्कर की तरफ जा रहे हैं और उनके कलर कोड्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये एक पैलेट थी, ये वाइट से डार्क ग्रे की तरफ थी और ये भी वाइट से डार्क ग्रे की। कंपाइल करके इन दोनों चीज़ों को मैंने आपको कंपाइल करके एसेट्स के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है और ये मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा है ना, इसको फायर इफेक्ट देना है। तो फायर इफेक्ट देने के लिए ना बड़ा सिंपल काम करना है, और आपने वो काम ये करना है कि यहाँ पे दे देनी है टेक्स्ट शैडो। और टेक्स्ट शैडो देने के लिए क्या करेंगे, पहली चीज हाइट होती है। हाइट किस चीज की,
इस टेक्स्ट की हाइट वो हम लोग 0 रखेंगे। फिर आती है विड्थ, विड्थ हम रख देंगे -2x, क्योंकि मैंने जहां पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा लेफ्ट में चाहिए मुझे इफेक्ट, तो मैंने इसको -2 पिक्सल रख दिया। फिर आता है ब्लर, कि मैंने ब्लर कितना देना है, तो मैं इसको ब्लर दे दूंगा 4 पिक्सल का, और इसको शेड क्या देनी है, मैं प्योरेस्ट वाइट रख दूंगा इसको। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा और इसको मैं 4 किस्म की शेड दूंगा, जो मैंने अपनी रिसर्च की, मुझे जो कलर फिट लगा, जो मेरे थीम के मुताबिक जा रहा था, मैंने वो यूज़ किया और वो मैंने कलर शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ये हम 4 मरतबा करेंगे। दूसरी मरतबा मैं इसको जो कलर कोड दूंगा, उससे पहले हम लोग जो हाइट है उसको 0 रहने देंगे, y एक्सिस को 0 रहने देंगे, x एक्सिस को -2 रहने देंगे। जो ब्लर है उसको मैं 10 पिक्सल्स कर दूंगा। फिर आगे जो शेड है इसको FF3 कर देंगे, और फिर मैं इसी शेड को दोबारा कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और इसको मैं अब y दूंगा, इसका y 0 रहेगा। जो x एक्सिस है इसको हम लोग 10 कर देंगे, और ये जो ब्लर है इसको 20 कर देंगे, और इसको जो शेड देंगे वो देंगे F90। अब जो लास्ट शेड है उसकी y एक्सिस को हम 0 रहने देंगे, x एक्सिस को हम लोग 20 कर देंगे, और ब्लर को हम 40 कर देंगे। जो कलर देंगे वो CC3 है। अच्छा, यहाँ पे जो कलर्स हैं ये आप वेरिएबल्स बना के भी कर सकते हैं, तो मैं इस केस में वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर रहा, और तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक ही जगह में ये यूज़ करना है तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा वेरिएबल्स को। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा टेक्स्ट दिखेगा। ये देखिए, ये मिर्ज़ापुर का इफेक्ट आ गया। हम लोग इसके टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे कैपिटलाइज में, कैपिटलाइज। ये रहेगा सेम ही, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि अगर यूज़र फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटलाइज्ड M लिखना भूल जाता है, यहाँ पे स्मॉल m ही रखता है, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटलाइज ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से कैपिटलाइज को हटा भी दूँ तो आपको दिखने लग जाएगा, लेकिन हम लोगों ने मेक श्योर करवाना यूज़र जो है हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही रखे। तो अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इस कॉन्टेक्ट को जो है ना, कंटेंट जो है हमारा, इसको मिडल लाइन करना है। तो मिडल लाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक प्रॉपर्टी दे देंगे कंटेंट के अंदर, कंटेंट रैप को हम इसको प्रॉपर्टी दे देंगे क्लास इज इक्वल टू सेंटर y की, और y को क्या करेंगे, y क्यों कह रहा हूँ ये भी मैंने सेंटर भी तो कह सकता था, सेंटर y क्यों कहा है ये भी मैं बताता हूँ आपको। मैं इसको सेंटर y इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको हॉरिजॉन्टली अपने कंटेंट को हम लोगों ने अपने कंटेंट को हॉरिजॉन्टली मिडल लाइन करना है। टेक्स्ट लिखेंगे और फ्लेक्स फ्लो जो है उसको लिखेंगे कॉलम रैप। हम लोग अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे, लाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। लेट्स सी ये कैसा दिखता है। यहाँ से मैं रीलोड कर दूंगा और ये देखिए मिडल लाइन हो चुका है। लेकिन अगर आप नोट करें ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो हम ये नहीं चाहते कि ये जुड़ा रहे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन कॉलम है उसको 100 दी हुई है और हम लोगों ने उसको कहा हुआ कि वो मिडल लाइन करे। जब हम इसको 70 देंगे तो इस अंदर वाले कंटेंट को 70 की विड्थ दे देगा। हम लोग कंटेंट रैप को 70 देने लगे हैं, 70 विड्थ। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, कंटेंट रैप को पेस्ट कर दिया और विड्थ दे दिया मैंने 70% की। अब इसमें इसको मिड लाइन करेगा, टॉप से तो सेम रहेगा लेकिन जो लेफ्ट और राइट से क्या करेगा, हमारे सारे कंटेंट को स्क्वीज कर देगा 70 की विड्थ को और मिड लाइन रखेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आईडी दिया हुआ है, इसको आईडी नहीं क्लास देनी है, और यहाँ पे भी आईडी को नहीं क्लास देनी है मैंने, तो यहाँ पे मैं क्लास ही दूंगा और ये मैंने क्लास दे दिया। अब देखिए ये मिड लाइन हो चुका है। आईडी हम लोग सिर्फ मेन सेक्शंस को देंगे और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको क्लासेस दे देते हैं। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मूव करने लगे और वो है हमारी एनिमेशंस। तो अब इधर हम लोगों ने एनिमेशंस लेके आनी है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने एडिटर पे चले जाएंगे और यहाँ पे जो स्प्राइट अंडरस्कोर रैप है यहाँ पे लिख देंगे डिफ और इधर लिख देंगे, इसको दे देंगे क्लास और इधर लिख देंगे स्प्राइट अंडरस्कोर फायर। इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपनी स्टाइल शीट में आएंगे, स्टाइल शीट में आके यहाँ पे स्टाइलिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इस स्प्राइट के ऊपर काम करने से पहले जो इसका रैप है स्प्राइट अंडरस्कोर रैप, इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा कि मुझे बाद में जरूरत पड़नी है इसकी पोजीशन रिलेटिव। अब हम क्या करेंगे, फायर। अब बेसिकली ये फायर डिफाइन करेगी हमारी जो गोल घूम रहा है ना फायर, उसको। अब हमें पता है कि जो हमारे फायर की एक हाइट है, एक विड्थ है। हम लोगों ने स्प्राइट शीट बनाई थी, तो वो स्प्राइट शीट जो थी वो एक फ्रेम से बनी हुई थी, मतलब एक जिफ बनाई थी जिसकी एक स्पेसिफिक हाइट स्पेसिफिक विड्थ थी और उस विड्थ और हाइट से हम लोगों ने फ्रेम्स बनाए थे। तो हम लोगों को क्योंकि पता है, हम लोग इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल्स के अंदर जाके देख सकते हैं, इसके अंदर हाइट और विड्थ आ रही होती है। लेकिन क्योंकि मैंने स्प्राइट शीट को काफ़ी चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा ट्विजिंग की हुई है, तो इसका मैंने हाइट और विड्थ चेंज कर दिया था, ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर दिया था। लेकिन इस तरीके से आपको पता लग जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे, जो भी आपकी वीडियो होगी उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देख लेंगे हाइट और विड्थ क्या है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज और हाइट क्योंकि चेंज कर दी थी, अपनी मर्जी के मुताबिक बनानी थी, तो मैंने चेंज की थी, तो मैंने इसकी 420 रख दी थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 420 पिक्सल्स और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा 420 पिक्सल्स। एक फ्रेम की हाइट और विड्थ 420 है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है ना, वो बैकग्राउंड इमेज में हमने लेके आना है यूआरएल में स्प्राइट। ये जो मैंने स्प्राइट शीट बनाई है ना, यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी कर लूंगा, ये वाली स्प्राइट शीट, इसको मैं लेके आना चाह रहा हूँ यहाँ पे कोटेशंस। और ये इस तरीके से आप कोटेशंस रिमूव करके भी लिख सकते हैं, फेयर इनफ है। और यहाँ पे आगे लिख दूंगा नो रिपीट, NOREPEAT, नो रिपीट। अब हम चेक करें कि वेबसाइट हमारी किस तरीके की दिखती है, और ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने लग गई है। अब ये फ्रेम, एक फ्रेम साइज हमें दिखा रहा है। जो हमारी PNG इमेज है ना स्प्राइट शीट की, उसका जो पहला फ्रेम है ये फ्रेम एक दिखा रहा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये पहला फ्रेम स्क्रीन से रिमूव हो जाए और दूसरा फ्रेम जो है वो स्लाइड इन कर जाए, दूसरा फ्रेम आ जाए, यानी एनिमेशन इफेक्ट देने लगे हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे, हम यहाँ पे इसको एनिमेशन देंगे, एनिमेशन का नाम रख देंगे। मैंने अपने केस में फायर रख दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे की फ्रेम और यहाँ पे लिख देंगे एनिमेशन का नाम, जो भी हम लोगों ने एनिमेशन का नाम रखा है फायर। यहाँ पे हम लोग फ्रॉम और टू लिख सकते हैं और 0 और 100 दोनों लिख सकते हैं। फ्रॉम से मुराद है कहाँ से, यानी 0 स्टार्ट से, ये जो वैल्यूज है यहाँ से स्टार्ट करें, और 2 का मतलब है कहाँ तक लेके जाए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि वो क्या करे, बैकग्राउंड पोजीशन को जो कि है 0/0, ये जो बैकग्राउंड पोजीशन है, ये पहली पोजीशन जो है वो एक्स एक्सिस की है और ये वाई एक्सिस की है। तो सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि 100% में ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये पूरी की पूरी एंड तक स्प्राइट शीट चली जाए और वाई एक्सिस सेम ही रहे, क्योंकि हम लोगों ने वाई एक्सिस में कुछ नहीं करना। एक्स एक्सिस की हम लोगों की पूरी विड्थ कैसे पता लगी, चलिए हम अपनी स्प्राइट शीट में जाएंगे और स्प्राइट शीट की विड्थ देखेंगे। प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे डिटेल्स में गए और जो भी ये विड्थ होगी हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। 50806 पिक्सेल्स, ये पूरी स्प्राइट शीट की विड्थ है। यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेम डिफाइन कर लिया, यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि पूरी विड्थ कितनी है एक्स एक्सिस में। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उसको बताना है
कि कितने सेकंड्स में मेरे फायर का जो सर्कल है, फायर रिंग जो है वो रोटेट करे 0 से लेके 100 तक। 4 सेकंड के अंदर मेरा एनिमेशन है फायर का, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए कि वो पूरा मूव करे, पूरी स्प्राइट शीट को चलाए, वो 4 सेकंड है। इसके आगे लिख देते हैं फ्रेम्स। इस 4 सेकंड के अंदर आपकी स्प्राइट शीट के अंदर जितने फ्रेम्स हैं उतने फ्रेम्स लिखते हैं कि कितने फ्रेम्स को 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। जब आप इजी जिफ बनाते हो ना, इजी जिफ को जब कन्वर्ट करते हो आप जिफ से स्प्राइट शीट के अंदर, तो वो आपको बताता है कि कितने फ्रेम्स उसने जिफ के बनाए हैं। तो वहां से जब आप बना लोगे आपको पता होगा, वो आपको नीचे लिख के देगा, और हमारे केस में वो 100 है। और आगे हम लोग लिखेंगे इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब है इन्फिनिट का मतलब है कि मेरे जो फ्रेम है, जो एनिमेशन है, वो कब तक चले। 1 मरतबा चलना है, 2 मरतबा चलना है, 3 मरतबा चलना है। बेसिकली ये आइटरेशन काउंट है कि कितनी मरतबा चलना है। मैं चाह रहा हूँ कि चलता रहे, रुकना कभी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे की फ्रेम नहीं, की फ्रेम्स होता है ये। और यहाँ पे माइनस देना है क्योंकि हम लोगों ने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इतनी विड्थ को माइनस करता जाए, तो यहाँ पे माइनस देना जरूरी है। आप चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर फ्रेम कैसा दिखता है। ये देखिए हमारा एनिमेशन इफेक्ट आने लग गया। अच्छा, आप नोट करें ये ना राइट साइड में जंप कर रहा है। तो अब मैं क्या करने लगूँ, इस जंप को थोड़ा सा कम विजिबल करने के लिए क्या कर रहे हो, पहले आपकी ना 0 से 100 तक जाता है। अब यहाँ पे आप 0 से 100 भी लिख सकते हो, 0 से 100, फ्रॉम से 2 और 0 से 100। अच्छा, इसको इस तरीके से लिखने का फायदा ये है, ये आपको ज्यादा कंट्रोल देगा। अभी हम क्या हो रहा है, 0 से 100 तक जाना है, फिर जंप लेके वो 0 तक आ रहा है। क्या कोई तरीका ऐसे है कि मैं 0 से 100 जाऊं और फिर 100 से वापस 0 की तरफ आऊं? तो इससे क्या होगा, स्मूथनेस आ जाएगी। ये जंप एकदम से अब्रप्ट नहीं आएगा, तो एक स्मूथ सा जंप आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल्टरनेट लिख दूंगा। अब ये 0 से 100 जा रहा है, फिर जो पोजीशन थी, फॉर एग्जांपल मैंने 0 से 100, पहले 0 पोजीशन में एक चीज थी, फिर मैं उसको 100 पोजीशन में 200 में ले गया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ऑल्टरनेट कर दूँ। ऑल्टरनेट का मतलब है अब जो 0 से पहले वो 200 में गए थे, 200 से दोबारा 0 पे आए वो। बेसिकली अब मैं ये इफेक्ट डाल रहा हूँ इसके अंदर कि पहले 0 से 100 में पूरा मेरा फायर वाला जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो, फिर वहां से जहां तक एंड पे गए वहां से वो रिवर्स हो जैसे वो आया है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सीढ़ियां आप चढ़ते हो, सीढ़ियों से जैसे आप जाते हो वैसे वापस आते हो, ये बिल्कुल वही चीज है। अब हम लोगों ने इसको करना है मिड लाइन। तो मिड लाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम इसको सेंटर करेंगे। तो सेंटर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां से प्रॉपर्टी को कॉपी करूंगा, तो यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, मेरे सर्कल को सेंटर अलाइंड कर देगा। तो ये था कि हम लोगों ने फायर रिंग को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। अब एनिमेशन स्टार्ट हो रही है कि किस तरीके से हम लोग वो एनिमेशन लेके आए जिसमें बंदे आगे की तरफ घेर रहे हैं, जिसमें हमारे कैरेक्टर्स आगे की तरफ घेर रहे हैं। अब उस एनिमेशन के ऊपर काम करते हैं। तो चाह रही है कि हम लोग एक सर्कल बनाएं और वो एक मास्क के तौर पे काम करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे फायर की जगह मास्क लिख देंगे। अच्छा, इसको एक और प्रॉपर्टी दे देंगे सर्कल की। सर्कल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसलिए दी है क्योंकि एक तो इस मास्क को भी जो सर्कुलर हाइट, विड्थ और रेडियस देंगे, वही हम लोगों ने हाइट, विड्थ, रेडियस जो है ना अपनी स्प्राइट्स को देना है कैरेक्टर्स वाली को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्प्राइट मास्क को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं बैकग्राउंड दे दूंगा, बैकग्राउंड डार्क ऑरेंज की। ठीक है, अब देखते हैं अपनी वेबसाइट के कैसी दिख रही है। अभी नहीं दिख रही, उसका भी रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने हाइट विड्थ नहीं दी। तो मैं सर्कल को यहाँ से कॉपी करूँगा, प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं हाइट दूंगा इसको 270 की पिक्सल्स की, और इसी तरीके से विड्थ भी दे दूंगा 270 की पिक्सल्स की। ठीक है, अब देखें इस तरीके से कुछ दिख रहा है। अब हम लोगों ने रेडियस भी देना है, तो बॉर्डर रेडियस और 50%, ये देखें। अब हम लोगों ने इसको ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट
क्योंकि हम लोगों ने ऊपर जो है उसको पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने स्प्राइट अंडरस्कोर रैप को पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, इसको सर्कल को पोजीशन दे रहा हूँ एब्सोल्यूट। टॉप मैं इसको दूंगा, पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट से हुआ क्या है। एब्सोल्यूट जब मैंने किया है तो उसने इस तरीके से दिखाया है, टॉप को 0 कर दूंगा तो रिलेटिव का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, एब्सोल्यूट वाला स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, रिलेटिव वाला स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने यहाँ से इसको टॉप देना है और यहाँ से इसको लेफ्ट देना है ताकि ये इसको सर्कल के अंदर वाली चीज को कवर करे। तो मैं इसको टॉप दे दूंगा 75 पिक्सल्स और विड्थ दे दूंगा 113 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं कि किस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये उसके ऊपर आ चुका है डार्क ऑरेंज। अच्छा, ये मैंने वैल्यूज जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाली है, तो मैंने डायरेक्ट नहीं निकाली, ये मैंने पहले कैलकुलेट की थी फिर मैंने निकाली। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस डार्क ऑरेंज जो सर्कल बनाया है इसके ऊपर जो है अपने एनिमेशन को लेके आना है। तो वो किस तरीके से करेंगे अब वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे स्प्राइट मास्क वाली, और स्प्राइट मास्क की जगह सिर्फ लिख देंगे स्प्राइट कास्ट। अच्छा, ये कास्ट जो है ना, ये वो वाली कास्ट है जो जिसके अंदर सारे करेक्टर आ रहे हैं, उसके लिए भी हमें स्प्राइट शीट चाहिए। लेकिन पहले मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से वीडियो से स्प्राइट बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इंटरनेट से इमेजेस को डाउनलोड किया, ये सारी इमेजेस है, और इन इमेजेस की किस तरीके से मैं स्प्राइट शीट बना सकता हूँ। तो वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक तो ये जो पूरा फोल्डर है ना, मैंने कॉपी करना है, पेस्ट करना है आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, मैंने इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, और मैंने उसको एक फोल्डर के अंदर रख दिया। उस फोल्डर का नाम है कास्ट। अब हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिससे हम लोग स्प्राइट शीट बनाने लगे हैं हॉरिजॉन्टली। उसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा उसका नाम है पिस्कल, PISKEL। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको अपने फोल्डर से खोल लेता हूँ। तो मैं पिस्कल में चला जाऊंगा, पिस्कल में मैं गया हूँ और मैंने पिस्कल को ओपन कर लिया है। अच्छा, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं पिस्कल के नाम से, पिस्कल। अच्छा, मैंने आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं, इधर से आपको आराम से सारे लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ से जो जो चीज़ें होती है। तो मैं क्या करूँगा, पिस्कल का ये लिंक कॉपी कर लूँगा और मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। पिस्कल जो है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप अपनी विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मैक में है तो मैक के लिए, लिनक्स पे है तो लिनक्स के लिए। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, गूगल सर्च करके भी इजीली आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो मेरे पास पिस्कल जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बड़ा सिंपल टूल है, बड़ा फास्ट है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी कास्ट को 1 by 1 इंपोर्ट करूँगा। उसके लिए क्या करूँगा, फोल्डर को क्लिक करूँगा, यहाँ से ब्राउज इमेजेस करूँगा। तो ब्राउज इमेजेस को जब मैंने क्लिक किया है तो ये डेस्कटॉप में मिर्ज़ापुर आ रहा है, कास्ट आ रही है। 1 by 1 मैं अपनी पिक्चर को इंपोर्ट कर दूंगा। जैसे फर्स्ट को मैंने क्लिक किया, ओपन किया, यहाँ पे पहली पिक्चर आ गई है और उसकी हाइट और विड्थ भी बता रहा है मुझे, मैंने इंपोर्ट कर दिया, ये मेरे पास आ गई। अब मैं दूसरा फ्रेम ऐड करूँगा, इसी तरीके से ब्राउज इमेज, सेकंड फ्रेम और ओपन और नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट मैं जब करता हूँ वो मुझसे पूछता है तो मैं हमेशा इसको कंबाइन करूँगा। तो कंबाइन करने के लिए इंपोर्ट, नीचे मेरे पास आ गई मिर्ज़ापुर की कलीन भैया की पिक्चर। तीसरे में मुन्ना भैया की पिक्चर, नेक्स्ट किया, कंबाइन किया, इंपोर्ट कर दिया। इस तरीके से मुन्ना भैया की पिक्चर भी आ गई। आप बाकी सारी पिक्चर्स को भी इसी तरीके से इंक्लूड कर लेंगे। जब ये सारी पिक्चर्स इंक्लूड हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद PNG को ऊपर से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉलम डिफाइन करना है। मुझे एक रो में 3, क्योंकि मेरे पास 3 पिक्चर्स है इसलिए मैंने 3 कॉलम लिख दिया है और मैं यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने डाउनलोड को क्लिक किया उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कहाँ पे करना है भैया आपने सेव। तो मैंने उसको कहा है कि आपने डेस्कटॉप में कर दो सेव, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दो। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखती कैसे है।
डॉक्यूमेंट में गया और यहाँ पे 1.png होगा, तो 1.png को मैंने क्लिक किया और मेरे पास ये स्प्राइट शीट बन गई है। लेकिन मैंने इसको स्प्राइट को 1.png वाले को यूज़ नहीं करना, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैंने जो png बनाई है मैं उसको यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देता हूँ और मैंने आपके लिए png बना के रखी हुई है और ये है कास्ट की, ये आप देख भी सकते हैं। जो मैं आपके लिए ये 8 पिक्चर्स हैं, ये मैं आपके वाले फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करता हूँ जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है उसके लिए। ठीक हो गया। इस तरीके से आप अपनी स्प्राइट शीट भी बना सकते हैं इमेजेस के थ्रू। अब मैंने क्या करना है, इन इमेजेस को, अच्छा आपने नोट किया होगा मैंने इमेजेस की हाइट वही रखी है जो कि सर्कल को मैंने हाइट दी है और विड्थ दिया है 270। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जो स्प्राइट कास्ट बनाई है इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, यहां पे पेस्ट करूंगा और मैं इसकी स्प्राइट शीट को इंपोर्ट कर लूंगा। तो इंपोर्ट के लिए मैं अब क्या करूंगा, URL लिखूंगा और यहां पे लिखूंगा कास्ट, यहां पे जो भी दिया हुआ है नाम कास्ट और मैंने इसको नाम दिया हुआ है cast.png का। तो मैं यहां से मेरे पास मेरी स्प्राइट शीट आ गई है कास्ट की, आगे नो रिपीट और इसी तरीके से जो ऊपर हाइट और विड्थ दी है वही सेम हाइट विड्थ और यहां पे मैं अब ओवरफ्लो कर दूंगा हिडन कि गलती से भी सर्कल से बाहर ना निकले और ओपेसिटी दे दूंगा 0.9 की। अब हम चेक करें हमारा वेबसाइट में कैसे दिख रहा है। तो मैंने जब वेबसाइट में दिखाया तो जो पहला फ्रेम है जिसमें हमारे भैया नजर आ रहे हैं वो दिखने लग गया। अब इसको एनिमेशन देना है, इफेक्ट देना है, तो उसके लिए हम लोग वही करेंगे, एनिमेशन लिखेंगे और यहाँ पे हम एनिमेशन को नाम दे देंगे एक्टर और एनिमेशन को नाम दे दिया हम लोगों ने एक्टर और उसको हम लोग कर देंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 8 है तो मैं 8 सेकंड्स दे देता हूँ, मैं 1 सेकंड फिलहाल रखो, फिलहाल हम इसको 4 सेकंड कर लेते हैं और मैंने इसको नाम दे देना है स्टेप्स का। 8 इमेजेस है, 8 कर देंगे और यहाँ पे आगे हम लोगों ने इन्फिनिट करना है, आइटरेशन इन्फिनिट कर देंगे और यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे बस, ठीक है, ऑल्टरनेट नहीं करेंगे इस बार। और यहाँ से हम लोग की फ्रेम बना देंगे। अब यहाँ पे की फ्रेम्स में आएंगे, की फ्रेम्स जो नाम रखा है वो नाम रख देंगे एनिमेशन का और यहाँ से 0% वही 0% या फ्रॉम आप कर ले। बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे, पोजीशन क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट हम लोगों ने मूव करना है, तो एक्स पोजीशन 0 y 0 फिलहाल स्टार्ट में। तो सेकंड पोजीशन हम लोग 100 पोजीशन में क्या करेंगे, वही विड्थ और हाइट, पूरी विड्थ देख लेंगे कि पूरी स्प्राइट की विड्थ क्या है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या बनता है। तो कास्ट की पूरी विड्थ बनती है सिक्योरिटी डिटेल्स और ये बनती है पूरी विड्थ हमारे पास 2160 यहाँ पे -2160 कर देंगे पिक्सल्स। अब ये पूरा मूव कर देगा उसको और राइट से लेफ्ट की तरफ। अब देखते हैं किस तरीके से हमारी एनिमेशन दिख रही है। ये देखिए नहीं हो रहा कुछ, ये इन्फिनिट की स्पेलिंग गलत है, इन्फिनिट। अब चेक करते हैं, ये देखिए इमेजेस मूव हो रही है। अच्छा ये एनिमेशन देख के भी मैं आप लोगों के लिए ये अच्छी एनिमेशन लग रही है एज कम्पेयर टू वो जो मैंने पहले एनिमेशन देखी है, लेकिन उस एनिमेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करने के लिए उस तरीके का एनिमेशन दिया गया है। मैं ये एनिमेशन देख के ज़्यादा पॉपुलर अपनी वीडियो को करवा सकता था, लेकिन मेरा कंसर्न इस वक्त एजुकेट करना है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है 3D प्लेन, कि एनिमेशन फ्रेम्स के अंदर, की फ्रेम्स के अंदर आप 3D प्लेन को किस तरीके से यूज़ करते हैं। 3D प्लेन से मुराद है 3D इमेजेस में को किस तरीके से करते हैं आप। वो जो इमेज यूज़ हुई है, वो जो इफेक्ट आता है आगे कॉइन की तरह गिरना, वो सर्कल आगे की तरफ जो गिरा वो एक 3D इफेक्ट है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, 3D इफेक्ट के लिए मैं इधर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, उसको कहते हैं रोटेट Z, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी हमने ट्रांसलेट के साथ ज़्यादातर देखी हुई है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ रोटेट Z के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोटेट Z
0 डिग्री, और जब तक 100 हो वो क्या करे, -90। अब मैं आपको चीजें समझाता हूँ कि Z किसको कहा जाता है, -90 से क्या मुराद है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं हमारी वेबसाइट अब दिख कैसे रही है। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट दिख रही है, वो रोटेट करी जा रहा है, 90 डिग्री उसको रोटेट कर रहा है, वो अभी आगे की तरफ फॉल नहीं करवा रहा हूँ। 45 अगर कर देता हूँ, अभी मैंने आपको Z एक्सिस के साथ दिखाया है, अब मैं आपको Y एक्सिस के साथ दिखाता हूँ, फिर हम मूव करेंगे अपने X एक्सिस की तरफ। अब देखिए किस तरीके से रोटेट कर रहा है। अब रोटेशन की डायरेक्शन को नोट करना है आपने। अब देखिए ये फ्रंट की तरफ गिरा है, जो स्क्रीन से आपकी तरफ डायरेक्शन है उसको X एक्सिस कहा जाता है। स्क्रीन से आपकी तरफ जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको Z एक्सिस कहा जाता है। वो मूवमेंट जो स्क्रीन की तरफ से यूजर की तरफ आ रही होती है, उस रोटेशन को आप एक्स रोटेशन बोलते हो। जो घड़ी की तरह क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है उसको रोटेशन Z बोला जाता है। और वो रोटेशन जो आपको भी स्क्रीन में दिख रही है, जो कि फ्लिप हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टली, उसको रोटेशन Y बोला जाता है। अब ट्रांसलेट के केस में, ये तो था रोटेशन के केस में, ट्रांसलेट के केस में क्या होता है, ट्रांसलेट के केस में एक्स डायरेक्शन होती है जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, वाई डायरेक्शन होती है जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन होती है, और जेड डायरेक्शन होती है जो स्क्रीन से आपकी तरफ आ रही होती है। ट्रांसलेट के अंदर और रोटेट के अंदर जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस डिफरेंट होती है। तो ये मैंने आपके साथ पॉइंट क्लियर कर दिया। अब जब आप एक्स एक्सिस यानी कि 3D की बात कर रहे होते हैं ना, तो 3D में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको कहते हैं कि आप पर्सपेक्टिव क्या रखते हो। अच्छा, पर्सपेक्टिव हमेशा ना जो टैग आप यूज कर रहे होते हो ना, जो HTML का एलिमेंट यूज कर रहे होते हो उसके पेरेंट को देते हैं। हमारे केस में हम स्प्राइट रैप को देंगे। जब भी आपने 3D यूज करना है, आपने हमेशा ये प्रॉपर्टी पेरेंट वाले को देना है और पर्सपेक्टिव देना है। ये 3 आपको प्रॉपर्टीज बताने लगो, ये देनी ही देनी है। 270 पिक्सल, ये वही हाइट है जो मेरी कॉइन की हाइट है, जो सर्कल की हाइट है। ठीक, अब हम लोगों ने स्प्राइट कास्ट को जो है वो प्रॉपर्टीज देनी है, 2 प्रॉपर्टीज मस्ट देनी है। एक देनी है ट्रांसफॉर्म स्टाइल की, जिसमें आ जाता प्रिजर्व 3D, और दूसरी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की, और इसको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को हम 0 रखते हैं, इसको भी चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अब इससे हो क्या रहा है, अब इससे हो ये रहा है कि पहले जो हमारे पास 3D के बगैर थी, जब तक हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज नहीं दी थी, तो हो क्या रहा था, हमारी स्क्रीन की सिर्फ 2 डायरेक्शन थी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जूते का जैसे डब्बा होता है ना, जूते का डब्बा, जूते के डब्बे को सामने से एक हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा था, एक वर्टिकल नजर आ रहा था। तो जूते के डब्बे के अंदर जो स्पेस है ना, जिसके अंदर जूता आ सकता है, हम लोगों ने पर्सपेक्टिव के थ्रू वो स्पेस दे दी है। 270 ने क्या किया, इस 270 ने उसको वो स्पेस दे दिया, वो पिच दे दिया जो स्क्रीन में आ रही है, जो लैपटॉप से आपके यूजर की तरफ स्क्रीन आ रही है, उसको एक पिच दे दिया, एक प्लेन दे दिया। अब ये पर्सपेक्टिव ने किया, तो अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट को हम रोटेट कर सकते हैं, इस 3D प्लेन को हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके की दिख रही है। यहां से रिलोड किया तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैंने 3D दिया तो 3D इफेक्ट नजर भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कॉइन को अपनी तरफ गिराना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था, जो यूजर रोटेट करवाना है अपनी तरफ, तो रोटेट करवाने के लिए मैं एक्स एक्सिस को यूज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी तरफ किया। अभी क्या हो रहा है, अब समझिए। एक तो ये पर्सपेक्टिव ने ना बहुत गंदा इफेक्ट दे रहा है, कि बहुत बड़ा दिखा रहा है। इफेक्ट है वो बड़ा गंदा सा आ रहा है, क्यों, बहुत बड़ा होता जा रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं पर्सपेक्टिव की जो पिच है ना वो बढ़ा दूंगा। इससे क्या होगा, इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर लगने लग जाएगा। मैं पर्सपेक्टिव जो है ना उसको दूर करने लगूँ, पिच को बढ़ाने लगूँ। तो यहाँ पे मैं 420 दे दूंगा, जो कि हमारी
सर्कल की हाइट और विड्थ है। ठीक है, अब चेक करें आप, पहले से बेहतर हुआ है। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि ये जो भी हमारा जो एनिमेशन है वो टॉप से स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते हैं बॉटम से आगे की तरफ गिरे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको बॉटम से स्टार्ट करने के लिए हम लोग 100% दे देंगे। ये 100% क्या कह रहा है कि ये हाइट और विड्थ के बॉटम से स्टार्ट कर रहा है। अब ये देखिए, ये नीचे की तरफ गिरा है। अभी मैंने क्या किया, 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री में क्या हो रहा है, 0 से 90 डिग्री क्या हो रहा है कि स्क्रीन ये आपसे स्क्रीन की तरफ गिर रहा है। हम चाह रहे हैं स्क्रीन से हमारी तरफ गिरे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 90 को -90 कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, आपकी तरफ से स्क्रीन की तरफ गिरा है, अब हम चाह रहे हैं लैपटॉप की तरफ से मेरी तरफ गिरे, तो अब मैंने 90 डिग्री कर दिया। अब आप नोट करें ये आपकी तरफ गिरेगा। ठीक है, अब ये गिरते हुए थोड़ा सा ऊपर है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा नीचे भी करना है। दूसरा हमने ये करना है, जब ये गिर रहा हो ना, ये पर्सपेक्टिव के पीछे वाले पॉइंट से गिरे आगे की तरफ, यानी पर्सपेक्टिव का जो स्टार्ट है ना वहां से गिरे और गिरता हुआ आगे होते हुए हमारी तरफ गिरे। इससे क्या होगा, ये एनिमेशन जो एक गंदा सा लग रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो प्रॉपर्टीज देंगे। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म के अंदर देंगे, ट्रांसलेट z के 0, यानी यहाँ पे अभी जो भी पोजीशन है ना, वहां पे ये अभी जो पोजीशन है इस बिल्कुल मेरे कंप्यूटर के जो सामने है, मेरी तरफ पोजीशन है, वहां से अब वहां से क्या जाए, उसने गिरना क्योंकि मेरी तरफ है, वो इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि पर्सपेक्टिव की तरफ जाए, थोड़ा सा आगे होके गिरे, ताकि वो जो एनिमेशन है वो इतनी बड़ी नजर आती है वो थोड़ी छोटी नजर आए। तो उसके लिए मैं 130 पिक्सल्स कर दूंगा कि थोड़ा सा पीछे जाए फिर गिरे। तो उससे क्या होगा, वो जो जूम आउट का एक जूम इन का जो इफेक्ट आता है ना इतना बड़ा, वो कम हो जाएगा। इसको वेरीफाई करें, ये देखें, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मुझे इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था ना, अब वो कम हो रहा है। जैसे Z इंडेक्स आप करते हो ना, स्क्रीन की तरफ चीजों को भेज देते हो, बिल्कुल ये ट्रांसलेट जी वही काम कर रहा है। वो जो मैंने स्पेस पिच बनाई है ना, उसमें आप यूटिलाइज कर रहे हो उसको। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करो, ये यहाँ से उठ रहा है, नीचे की तरफ से बॉटम की तरफ से उठ रहा है। तो इस उठने वाले इफेक्ट को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेट y को 0 कर दूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना, जब एंड हो जाए तो ये 60 हो जाए, कि ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा 60 की तरफ हो जाए। अब ये नोट करें आप, ये गिर भी रहा है, गिरेगा भी तो इतना बुरा नहीं लगेगा। ठीक हो गया, ट्रांसलेट y करना था इसलिए वो इफेक्ट नजर नहीं आया। अब चेक करें, अब वो गिर भी रहा होगा तो गिरेगा। अब क्या होगा, अब क्योंकि वो अब उठ नहीं रहा तो वो नजर भी नहीं आ रहा। अभी क्या हो रहा है कि 4 सेकंड के अंदर ये सारे एनिमेशंस आ रहे हैं। अब हम लोगों ने ऐसे नहीं करना, अब हम लोग चाह रहे हैं कि 1 बाय 1 गिरे आगे की तरफ सारे। का नाम हम लोग एक्टर्स रख देते हैं, एक्टर की जगह। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम लोग ये करने लगे हैं कि अभी हम लोगों का फ्रेम 1 बाय 1 नहीं गिर रहा, तो 1 बाय 1 को क्या करने के लिए क्या करेंगे, अगर 0 से लेके 100 तक हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रेम्स है जिसमें 8 आ रहे हैं, तो 50 का मतलब होगा 4 आ जाएंगे फ्रेम्स, और उन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज सेम दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो 0 से 12.5 है, अब 0 से 50 के दरमियान 4, अब 0 से 50 के दरमियान 4 फ्रेम्स है। अब 50 को 4 में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 0 से 12.5, 0 में एक फ्रेम बनेगा, 12.5 में दूसरा फ्रेम बनेगा, परसेंटेज लगाना है हमने, परसेंटेज के बगैर ये काम नहीं करता। फिर 37.5 पे तीसरा बनेगा और 50 में चौथा बनेगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, मैंने 50 को आधा किया 25 बना, 25 को आधा किया तो 12.5 बन गया। तो 0 से 12.5, 12.5 से 37.5, और इस तरीके से मैंने 4 फ्रेम्स को कर दिया। इसी तरीके से 50 से 100 के दरमियान 62.5 और 87.5 बनता है। ये 62 हो जाएगा और ये 87 होता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि 8 फ्रेम्स हैं, उनको 0 से लेकर 100 की वैल्यू में
तोड़ देना है। प्रॉपर्टीज वही रहेगी, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज सेम रख देनी है, प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सेम रख देनी है सब में। अब आप देख सकते हो कि हम लोगों ने 8 में तोड़ दिया और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कॉपी कर ली है, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि 0 से जो 12.5 है ना, यहाँ पे हमारी पहली एनिमेशन कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरा एनिमेशन जो है वो 12.6 से स्टार्ट होना चाहिए और चलना चाहिए कब तक, 37.5 तक। अब इसके अंदर वाली प्रॉपर्टीज को भी कॉपी कर दूंगा यहाँ तक। अब पहले फ्रेम की हम लोगों को पता है कि हाइट और विड्थ के मुताबिक कितनी विड्थ को माइनस कर देंगे एक्स एक्सिस से, तो वो क्या करेगा, वो हम लोगों की उतने स्लाइड कर देगा पहले फ्रेम को। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक्स एक्सिस में क्या करूँगा, -270 एक्सिस। अब क्या हो रहा है, अब मेरा पहला फ्रेम माइनस हो जाएगा। अब पहला फ्रेम जो है खत्म होगा, फिर दूसरे फ्रेम्स वो दिखाता रहेगा। अब ये देखें, नोट करें आप, अब मेरा पहला फ्रेम जाएगा, देखिए पहला फ्रेम गया, उसने क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा दे दी है इसलिए वो खराब होता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या करना है, आपने बारी बारी इसको चेंज कर देना है। पहला फ्रेम 25 तक होगा, अगला जो फ्रेम स्टार्ट करना है वो 12.6 से करना है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हो, -270 से स्टार्ट हो। और कहाँ पे खत्म हो, 270 के बाद कौन सा फ्रेम स्टार्ट होना चाहिए, 270 के बाद। इसको बेसिकली ना मैं भी ऐसे कर देता हूं कि 270 के बाद 270 से स्टार्ट हो और 270 से कहां तक चले, -270 कितना हो गया, कैलकुलेटर कर लेते हैं। 270 प्लस 270 हम लोगों को -540 करना है, -540। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -540। इसी तरीके से यहाँ पे भी -540 और -540 से कितनी देर तक चलना चाहिए फ्रेम, ये स्लाइड हो 270 से, पहला हमारा होना चाहिए यहाँ से 0 से -270 तक, फिर -270 से स्टार्ट होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए -40 पे, फिर -40 से -540 से स्टार्ट हो और ख़त्म कहाँ पर हो, +270। ये हो गया 810, यहाँ पर आ जाएगा -810 पिक्सल्स। अब -810 से अगला फ्रेम स्टार्ट हो और ख़त्म कहाँ पर हो, +270 और ये ख़त्म हो जाए हमारा 1080 में। अब ये यहाँ पे हम लिख देंगे 1080। अब हम चेक करते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी दिख रही है। यहाँ से करते हैं रीलोड। अब ये देखिए, ठीक है, एनिमेशन के अंदर कुछ मसला आ रहा है, देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 270, 270 से 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, यहाँ से यहाँ पे मैंने ये नहीं किया, यहाँ पे 260 से 375, 376 से 550, फिर 51.5 से 62.5, फिर 62.6 से 87, 62.6 से 87.5 और 87.6 से 100 तक, ठीक है। अब ये हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, हम लोगों ने सिंपल कॉपी पेस्ट किया है, सिंपल कॉपी पेस्ट। पहले फ्रेम को 0 से लेकर 12.5 तक चलाया, दूसरे फ्रेम को 12.6 से आगे 375 तक चलाया, और हम लोगों ने क्या किया, बैकग्राउंड 0 से 2.5 तक कितना फ्रेम लेफ्ट की तरफ जाए, 270। फिर दूसरा जो फ्रेम है 12.6 वो स्टार्ट -270 से और ख़त्म कहाँ पर हो, 270 -270 तो -540। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है। मैंने ये सारी कैलकुलेशंस करके रखी हुई है, पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बात बताता जाऊं कि हम लोग जो सर्कल की विड्थ है, हम लोग उसी को प्लस और माइनस कर रहे हैं। तो हम बजाय इसके कि इतना ज़्यादा काम करें, कैलकुलेशंस करें, इसकी जगह इजी वे आउट ये है
जो विड्थ है सर्कल की उसको कोई ना कोई वेरिएबल दे दे। अब उसके लिए क्या करेंगे हम 270 पिक्सल लिख देंगे इधर। अब ये देखिए कितना फ़ायदा होने लगा है हम लोगों को वेरिएबल्स यूज़ करने का, रूट सेलेक्टर के अंदर चीज़ों को लिखने का। यहाँ पे मैं सर्कल लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने सर्कल लिख दिया, यहाँ पर आया जहाँ जहाँ पे मुझे 270 मिलेगा वहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने लिख देना वार सर्कल। अब यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ होने लगी है वो ये होने लगी है, यहाँ पे जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन, इसको मैं कैलकुलेट करूँगा कैसे। अगर मैं इसकी जगह लिखूँ वार माइनस माइनस सर्कल, मेरा काम इसके लिए तो सही हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसको -1 से, इसको माइनस की वैल्यू देनी है, उसके लिए क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 से। अच्छा, ये वैल्यूज में डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट सही नहीं होती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट का फंक्शन यूज करना पड़ता है, CALC। अब ये क्या करेगा, ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा 270 को, -270 बना देगा और -270 पिक्सल्स बना देगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा यहाँ पे। सिमिलरली आगे जाऊंगा 540 वाले में सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरीके से 540 जहां जहां पे लिखा होगा वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जहां जहां पे मुझे 540 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल 810 चाहिए, वहां पे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और पहले वाले केस में 0 था, इसको सिंपल 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ना भी करूँ फेयर इनफ है, लेकिन मैं इस केस में 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। -0 के साथ कर दूं या 0 के साथ कर दूं, फेयर इनफ, एक ही बात है। अच्छा, मैंने इन वैल्यूज को ना कॉपी करके रखा हुआ है और इनको मैं पेस्ट करने लगा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। ये देखिए वही प्रॉपर्टी है, सर्कल की जगह सर्कल साइज लिखा हुआ है मैंने, तो मैं इसको सारी जगह में सर्कल साइज कर दूंगा। जहां जहां पे मैंने सर्कल लिखा हुआ है सर्कल साइज, कंट्रोल F, तो जहां जहां पे मैंने सर्कल लिखा हुआ है वहां पे मैं सर्कल साइज लिख दूंगा। यहाँ पे जैसे सर्कल साइज लिखना है, मैंने सर्कल की जगह सर्कल साइज लिख दूंगा। ठीक हो गया। अब पीछे एक ही चीज रह गई है और वो ये है कि किस तरीके से मैंने जो है बैकग्राउंड ऐड करनी है, वीडियो के अंदर बैकग्राउंड ऐड करनी है। ठीक हो गया। अब हम लोग देख भी सकते हैं अपनी एनिमेशन को। अच्छा, हमारी इमेज जो है वो शो नहीं हो रही, तो देखते हैं इसका मसला क्या है। अच्छा, यहाँ पे सर्कल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो अब चेक करते हैं, रीलोड करते हैं 5। अच्छा, आप देखिए एनिमेशन कितना फास्ट आ रहा है। तो इसको स्लो करने का तरीका क्या है कि यहाँ से हम लोग स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से एनिमेशन के जो सेकंड्स है, यहाँ से जो एनिमेशन के सेकंड्स है उसको 4 की जगह हम 12 कर देंगे। जब हम 12 कर देंगे उससे हमारा एनिमेशन स्लो हो जाएगा। जितना आपको स्लो चाहिए इस वैल्यू को उतना बढ़ा दें, जितना आपको फास्ट चाहिए इसको उतना फास्ट कर दें। अब हमारे पास सिर्फ ये काम रह गया कि हम लोगों ने बैकग्राउंड एक ऐड करनी है। ये मैंने वीडियो इसके लिए ली हुई है वो पेक्सल से ली हुई है। पेक्सल के अंदर जाके मैंने सिंपल फाइल लिख दिया था, जो पहली वीडियो मुझे शो हुई थी मैंने उसी को ग्रास्प कर लिया था। अच्छा, ये वीडियो का साइज बहुत बड़ा है, तो वीडियो के साइज को स्मॉल करने के लिए मैंने इजी जिप को यूज किया है। उसने क्या किया, मेरी वीडियो को कन्वर्ट भी किया और उसके साइज को स्मॉल भी कर दिया। तो मुझे जो फाइनल रिजल्ट्स मिले थे वीडियो के वो ये थे। इसके अंदर मैंने कंप्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया था क्योंकि मुझे पीछे बैकग्राउंड में वैसे ही इसको एज एन इफेक्ट दिखाना है। इसकी शार्पनेस ज़्यादा हो या ना हो मुझे इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, अपने एसेट्स में पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैं बैकग्राउंड को जो है वीडियो देने लगा। अब बैकग्राउंड को वीडियो देने के लिए क्या करूँगा मैं कि बैकग्राउंड में गया, बॉडी पे गया, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लिखा, यहाँ से मैंने URL लिखा, यहाँ पे मैंने वीडियो का नाम लिखा, नो रिपीट भी लिख देते हैं, नो रिपीट किया। यहाँ से मैंने नो रिपीट किया, मैंने यहाँ से जिफ का नाम लिख दिया, जिफ का नाम है burning.gif, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर दिया है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर।
और मैंने बैकग्राउंड पोजीशन मैंने सेंटर कर दिया और बैकग्राउंड साइज 100x100 करने लगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो वीडियो है पूरी की पूरी कवर करेगी बैकग्राउंड को 100x100 से, और जितनी मर्जी बरी कर दे लेकिन वो सेंटर से बरी करेगी। अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं कि वेबसाइट किस तरीके की दिख रही है। तो ये देखें, ये वो इफेक्ट था जिसकी मैंने बात की थी। अच्छा, ये बहुत शार्प दिख रहा है। इसके ऊपर हम लोग एक ओवरले को ऐड करेंगे और ओवरले से क्या होगा, ये जो बहुत शार्प दिख रहा है ये कम शार्प दिखने लग जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग मेन में जाएंगे, मेन से पहले बिफोर का टैग लगा देंगे और पोजीशन बिफोर, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया मैंने मेन को। पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, हाइट और विड्थ को 100%, टॉप में 0 कर दूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप से कॉर्नर से स्टार्ट करना है तो टॉप 0, लेफ्ट 0, और मैं कंटेंट देना ज़रूरी है। अगर मैं कंटेंट नहीं देता, बल्कि अभी कंटेंट देते हैं, कंटेंट के बगैर तो वो शो ही नहीं करेगा ना। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड हम रेड दे देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा इफेक्ट जो है वो किस तरीके का दिख रहा है। अब ये देखिए सारा कवर हो गया है। तो इसको सबसे पहले तो हम इन चीज़ों से पीछे लेके जाएंगे अपने टेक्स्ट वगैरह से। उसके लिए हम क्या करेंगे, Z इंडेक्स कर देंगे। Z इंडेक्स जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 पर होता है, तो मैं इसको -1 कर दूंगा तो एक पीछे चला जाएगा। तो अब ये मेरे टेक्स्ट से ऊपर आ रहा है, टेक्स्ट और इमेज से फ्रेम से ऊपर आ रहा है, एनिमेशन के फ्रेम से। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, ओपेसिटी कर देंगे इसकी 0.6, मतलब इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो ये ओवरले ही बना हुआ है। अब देखें ये इफेक्ट मिलने लग गया, लेकिन मैंने रेड नहीं देना, मैंने जो बैकग्राउंड का कलर रखा था मैंने वो देना है। तो इधर से मैं कॉपी कर लूँगा, नीचे आया, रेड की जगह वार का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट किया तो ये देखिए बिल्कुल वही इफेक्ट आ गया। इसके अंदर जो हम लोगों ने एक बैड प्रैक्टिस की है, जिसको हम सही भी करना चाहते हैं, वो ये है कि सबसे पहले आप एक फोल्डर बनाते हैं एसेट्स का। बेसिकली मैं फोल्डर स्ट्रक्चर सही करने लगूँ। उसके अंदर आप सबसे पहले एसेट्स के अंदर बनाते हो एक स्टाइल की CSS के लिए CSS। यहाँ पे जितनी भी CSS की फाइल्स होती है आप उनको कॉपी पेस्ट करते हो। अब मैंने यहाँ से CSS के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अब यहाँ से जो स्क्रिप्ट है जो अब यहाँ से वो मुझे शो नहीं कर रहा। तो मैंने अब यहाँ से पाथ को चेंज करना है, अपने index.html के अंदर से पाथ को चेंज करना है और यहाँ से एसेट्स लिखना है, assets/css/style। तो अब मेरा पाथ वापस आ गया। अब ये मेरी चीज़ें वापस शो होने लग जाएगी। अब चेक करें, यहाँ पे मैंने पाथ चेंज किया है तो मेरी CSS अब ऐसे दिख रही है, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ों के भी पाथ को सही करना है। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर है, अब इस फोल्डर के अंदर CSS जो है ना इस फोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। तो अभी हम एसेट्स को सही करते हैं। अब हम लोग इमेजेस को सही कर लेते हैं, अपने रिंग वाली अब स्प्राइट्स को ले आते हैं, स्प्राइट 1 और स्प्राइट 2, इनको कॉपी करते हैं, कट करते हैं, यहाँ पे नया फोल्डर बनाते हैं, स्प्राइट लिखते हैं इसके अंदर और इसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कास्ट की आ गई है, दूसरी वाली नहीं आई स्प्राइट। इसको भी किया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कट किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम पाथ को चेंज कर देंगे style.css को से, क्योंकि हम लोगों का फाइल पाथ चेंज हो गया था तो वो अप्लाई नहीं हो रही थी, तो हम दोबारा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पर आया तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है URL को, आपने फाइंड करना है URL को और यहाँ से पाथ आप चेंज करते जाओगे। यहाँ से बेसिकली आपने दो पेरेंट फोल्डर में जाना है। पेरेंट फोल्डर में जब चले गए हो तो उसके अंदर स्प्राइट लिखना है, स्प्राइट लिखोगे और बर्निंग कर दोगे। आप इस फोल्डर के अंदर थे, ठीक है, इस फोल्डर से बाहर गए, दो डॉट लगा के स्लैश लगा के इस फोल्डर से बाहर गए हो। उसके बाद आप स्प्राइट में गए हो, फिर स्प्राइट के अंदर से ये पिक्चर को उठाया आपने। आप इस फोल्डर के अंदर हो, ये CSS का फोल्डर है, CSS के फोल्डर से बाहर निकले हो, इसके थ्रू स्प्राइट के फोल्डर के अंदर गए हो और उसके अंदर से burning.gif को आपने पिक कर दिया। इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये तो अभी वीडियो के लिए है ना, तो यहाँ पे हम वीडियो लिख देंगे, बेसिकली वीडियो, और burning.gif को वीडियो के अंदर डाल देंगे और burning.gif को हम वीडियो के अंदर डाल देंगे। burning.gif को burning किधर गया, ये
इसको हम लोग एसेट्स के अंदर फेंकेंगे। यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे वीडियो का, और यहाँ पे हम लोग burning.gif को, वीडियो नहीं जिफ्स बनाएंगे, जिफ्स, यहाँ पे जिफ लिखेंगे और burning.gif को अंदर फेंक देंगे। तो अब यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट में आएंगे वापस, और यहाँ पे आके हम लोग जिफ लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी वीडियो वापस आ जाएगी। इसको वेरीफाई करते हैं, ये हमारी वीडियो आ गई है। अब हम बाकी चीज़ों के लिए भी यही कर लेंगे। अब इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर बना देते हैं जिसके अंदर कास्ट आ जाएगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। इसी तरीके से अब हमारे पास बाकी चीज़ें क्या है, जिफ है, जिफ के अलावा क्या है, तो हमारे पास अब स्प्राइट्स बच गई है। तो हम लोग स्प्राइट्स, हम लोग वीडियोस को, इन दोनों वीडियोस को भी यहाँ पे फोल्डर बना के वीडियो के अंदर फेंक देंगे। ये मैंने फोल्डर के अंदर फेंक दिया, और ये जो जिफ्स है इनको भी कॉपी करेंगे और एसेट्स के अंदर जिफ के अंदर फेंक देंगे। ठीक है, रख देंगे, फेंक नहीं देंगे, रख देंगे। तो इस तरीके से आ गई है। इन इमेजेस को भी पकड़ के हम इमेजेस के फोल्डर के अंदर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट्स है तो इसके अंदर ग्रेडियंट्स का नाम रख देंगे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने फोल्डर स्ट्रक्चर्स को सारे को सही कर लिया। अब हम लोग सिर्फ पाथ्स को चेंज करेंगे। पाथ्स को चेंज करने के लिए क्या करना है, यूआरएल आ गया, स्प्राइट आ गया। स्प्राइट हमारी कैसे भरी हुई है, पहले पेरेंट, हम लोग फोल्डर से बाहर निकलेंगे। हम लोग बाहर निकले किसके, CSS के फोल्डर से बाहर निकले हैं। फिर वहाँ पे जिफ का फोल्डर है, जिफ के फोल्डर के अंदर स्प्राइट भरी हुई है। इसी तरीके से नेक्स्ट में जाएंगे, कास्ट.png, बेसिकली ये स्प्राइट ही है। फोल्डर से बाहर निकले, स्प्राइट लिखा और कास्ट.png कर दिया। इसी तरीके से अब देखते हैं बाकी कोई और चीज़ तो नहीं है, नहीं कोई और चीज़ नहीं है। अब अपनी वेबसाइट को देखते हैं सही है कि नहीं, सही काम कर रही है कि नहीं। बिल्कुल सही काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ रह गई है और वो फायर का रह गया। यहाँ पे जिफ नहीं आना था, यहाँ पे स्प्राइट आना था फायरिंग के अंदर। और अब देखते हैं किधर कैसी दिख रही है वेबसाइट। तो अब ये फायर भी आ गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।